नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ 100 में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे हम क्लास 9th का चैप्टर 2.1 बहुपद। तो पहले हम इस चैप्टर में काम आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो पहले समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने चर अचर संख्याएं पढ़ी हैं। चर संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमने कहीं भी x, y, z इस तरह से किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या हमारी चर संख्याएं कहलाती हैं। और अचर संख्या क्या होती हैं? जो 1, 2, 3 इस तरह से जो संख्या लिखते हैं वो अचर संख्याएं कहलाती हैं। तो चर अचर संख्याओं को मिला के हमने जैसे कोई भी एक पद बनाया, यहाँ पर लिख दिया 4x² + 3x + 1, कुछ भी हमने ऐसा पद बनाया। तो अगर उस पद की सभी घातें जो चर हैं वहाँ पर उनकी सभी घातें अगर पूर्णांक संख्या हैं, जैसे यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है, तो एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3 ये सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x नहीं है यानी x की घात 0 है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर चर की सभी घातें एक पूर्णांक संख्याएं हैं तो वो हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे 4x² + 3x + 1, यहाँ पर चर की सभी घातें एक पूर्णांक संख्या हैं तो ये हमारा बहुपद है। और एग्जाम्पल लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 3y² + 5y + 2 इस तरह से लिखा। तो यहाँ पर इसकी अधिकतम घात जो 2 है वो भी पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर y की अधिकतम घात 1 है वो भी पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर क्या होगा? अगर कुछ नहीं है तो हम y की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चर अचर की अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह से ये भी हमारा एक बहुपद है। अब जैसे एक और एग्जांपल लिखें हम, एक और 3x² + 2√x + 5। अब यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है, एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर क्या √x है? √x को हम क्या लिखेंगे? x की घात 1/2। अगर किसी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो हम उसकी 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से x की घात कितनी है? 1/2 है। तो अब ये पद क्या कहलाए? अब यहाँ पर हमारा जो है इस पद की जो घात है 1/2 है, यानी एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो अतः ये एक बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से अगर किसी पद की सभी घातें पूर्णांक संख्या है तो वो हमारा बहुपद कहलाएगा, और अगर पूर्णांक नहीं है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। अब हम बहुपद के प्रकार को समझ लेते हैं। तो बहुपद हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है कि जो भी हमारा पद दिया हुआ है, जैसे जो हमने अभी एग्जांपल लिखा था 4x² + 3x + 1, यानी जो भी हमारे पास पद लिखा हुआ है उस पद की अधिकतम घात क्या है उसके आधार पर हम उसके प्रकार में बांटते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो अधिकतम घात 2 है, पहले हम रैखिक बहुपद का एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कहीं 3x + 1, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अगर x की अधिकतम घात 1 है तो कहलाएगा रैखिक बहुपद, यानी कि चर की अधिकतम घात जितनी होगी, अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद होगा। और अगर ये वाला एग्जांपल लिखा था 4x², यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। और यहाँ पर है 4x³ + 3x + 7, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद, यानी चर की जितनी अधिकतम घात होगी उसके आधार पर हम उसका प्रकार बताते हैं। अब आ जाते हैं हम पहले सवाल पर। तो पहले सवाल में हमें पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी हमें ये बताना है कि जो भी हमारे पास दिया हुआ है वो बहुपद है या नहीं, और एक चर में है या अनेक चर में है, इस तरह से हमें सवाल को बताना है। तो इसको पहले पार्ट को लिख लेते हैं। तो देखो पहला पार्ट है इसका 4x² - 3x + 7। अब ये पहले हमें पता लगाना है कि ये एक चर वाला है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर चर क्या हमारा x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कोई चर नहीं है। तो यानी पूरे पद में हमें सिर्फ एक ही चर दिया हुआ है, तो ये पता लग गया कि एक चर है। अब पता लगाएंगे बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए क्या सीखा था हमने
कि चर की सभी घातें पूर्णांक होनी चाहिए। तो x की घात 2 है, एक पूर्णांक है, x की घात 1 है, यहाँ पर एक भी पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें बहुपद दिया हुआ है वो एक चर में बहुपद है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की सभी घातें पूर्णांक हैं। ये हमने पहले पार्ट को कर लिया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट सेम देखो, y² प्लस √2। अब यहाँ पर पहले पता लगाएंगे, एक चर है, यहाँ पर y है, यहाँ पर कोई चर नहीं है, इसका मतलब एक चर है। अब चर की सभी घातें कैसी हैं, यहाँ पर y की घात 2 है तो एक पूर्णांक है, यहाँ पर √2y नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, चर की सभी घातें पूर्णांक हैं और एक चर है, तो ये एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर हम सेम लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। क्यों है, क्योंकि चर की सभी घातें कैसी हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक है तभी तो बहुपद है, हमने लिख दिया। अब इसका थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ पर हम इसको और थोड़ा सरल अगर करें तो 3√t जो को क्या लिख सकते हैं हम, t की घात 1/2, ये हमने अभी सीखा था। तो t × √2। यहाँ पर पहले देखते हैं एक चर है कि नहीं। यहाँ पर चर क्या हमारा t है और यहाँ भी चर t है, तो एक चर है। अब बहुपद के लिए क्या देखना है, चर की घात कैसी है। तो यहाँ पर t की घात कितनी है, 1/2। तो 1/2 तो एक पूर्णांक नहीं है, जब पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की सभी घातें कैसी हैं, पूर्णांक नहीं है। क्योंकि चर की सभी घातें पूर्णांक नहीं है और पूर्णांक नहीं है तो एक चर में बहुपद नहीं होगा। इसका फोर्थ पार्ट में दिया हुआ हमें y + 2/y। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, y + 2 और y 2/y को क्या लिख सकते हैं हम, y को ऊपर ले जाएंगे तो y की घात -1। यानी अगर नीचे कोई भी हमें चर दिया हुआ है और उसको अगर ऊपर ले जाना है तो उसकी पावर -1 लिखते हुए हम ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कहीं भी लिखा हुआ, मान के चलो 1/x, इसको अगर हमें x को ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की घात -1। तो सेम हमने यहाँ लिख दिया 2 और y को ऊपर ले गए तो y की घात हो जाएगी -1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक चर है कि नहीं, तो यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, एक चर है। अब इसकी जो घात y की घात यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो y की घात 1 है, 1 हमारा पूर्णांक है और यहाँ पर क्या है, -1 है। जब -1 है तो -1 हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या है तो हमारी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। तो अतः हमें यहाँ से क्या पता लगा, ये एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की सभी घातें पूर्णांक नहीं है। तो हम सेम लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की सभी घातें पूर्णांक नहीं है। क्योंकि चर की सभी घातें पूर्णांक नहीं है इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। अब इसका फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, x की पावर 30 प्लस y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50। अब हमें इसको पता लगाना है, तो यहाँ पर देखो
पहले पता लगाएंगे एक चर है कि नहीं। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, तो ये एक चर नहीं है। इसके बाद इसकी जो घातें हैं, यहाँ पर 30 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है, यानी घातें तो पूर्णांक हैं लेकिन एक चर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है एक चर में, एक चर मतलब एक जैसे चर, क्योंकि इसमें अलग अलग चर संख्याएं, क्योंकि इसमें अलग अलग चर संख्याएं दी गई हैं। एक जैसे चर नहीं है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें जो भी पद दिए हुए हैं इनमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो किसी संख्या का गुणांक मतलब गुणा का अंक, किसी संख्या के साथ कितने का गुणा हो रहा है। जैसे यहाँ हम लिखे हैं, मान के चलो 3x लिखा कहीं, तो 3x का मतलब होगा, अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 3 है, मतलब कितने का गुणा हो रहा है इसकी संख्या के साथ में। तो यहाँ में पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर देखना है, कहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है। यहाँ पर x के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है, कोई संख्या नहीं लिखी हुई है एक्स स्क्वायर के साथ। तो जब कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब उस संख्या के साथ में एक का गुणा हो रहा है। एक का गुणा करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ देखिए 2 - x² + x³। अब इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये है। एक्स स्क्वायर के साथ कितने का गुणा हो रहा है, कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। कोई संख्या नहीं लिखी हुई मतलब एक का गुणा हो रहा है, और इसके साथ में माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितने का गुणा हो रहा है, -1 का। तो यहाँ पर क्या था, हमने माइनस वो चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 है, 1 का गुणा था, मतलब प्लस इसके सामने लिखो या मत लिखो, बात बराबर है। अब तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। तीसरे पार्ट में दिया हुआ हमें π/2 x² + x। इसमें यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ कितने का गुणा हो रहा है, π/2 का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा हमारा π/2। अब इसका फोर्थ पार्ट, इसमें देखो √2x - 1। यहाँ पर पूरे सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है हमें, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। जहाँ पर अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का जब हमें कोई संख्या दी ही नहीं गई है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा। जैसे किसी संख्या का अगर गुणांक पूछा जाए और वो उस पद में है ही नहीं, तो उस संख्या का गुणांक क्या होगा, हमारा 0 होगा। 0 क्यों होगा कि जैसे इस पद के साथ, जैसे यहाँ पर क्या है √2x - 1 है, तो √2x - 1। अब इसके साथ में अगर हम प्लस लगा के 0 × x² लिख भी दें, तो 0 का अगर किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा। तो सेम वापस हमारे पास यही संख्या आ जाएगी। तो इस आधार पर हमें अगर किसी पद का गुणांक पूछा गया है किसी संख्या का, और वो संख्या उस पद में नहीं है, तो उसका गुणांक क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। तो थर्ड, इसमें पूछा गया है 35 के घात के द्विपद का और 1000 के घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी हमें एक ऐसा बहुपद लिखना है द्विपद का कि जिसकी घात जो है हमारी 35 हो। तो इसको देखो ऐसे मान के चलो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने x की घात 35 + 7x। अब देखो सवाल में पूछा गया था हमें 35 के घात के द्विपद का। द्विपद मतलब 2 पद, हमें ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें 2 पद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 पद ले लिए, और x की घात जो होनी चाहिए हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो x की घात 35 + 7x। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल इसी का, और भी कोई भी एग्जाम्पल लिख दो आप, x की घात 35 + 7, या फिर यहाँ पर लिखते हैं हम y की घात 35
प्लस 9y, कुछ भी मतलब दो पद का हमें दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और उस पद की अधिकतम घात जो चर की है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना है। अब सवाल में पूछा गया 1000 के घात के एक पद का, तो 1000 घात वाली एक पद का भी उदाहरण, एक जिसमें हमारा एक पद होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया, मान के चलो x की घात 1000, तो ये हो गया एक पद का हमारा x की घात वाला पद। कुछ और लिख दो आप, y की घात 1000, कोई भी एक चर संख्या लिखो और उसके ऊपर घात 1000 लगा दो, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा एक पद वाला उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो जो बहुपद दिए हुए हैं उसमें हमें उसकी घात बतानी है। तो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में समझा था कि बहुपद की घात क्या होती है, जो भी हमारे पास बहुपद दिया हुआ है उसमें चर की जो अधिकतम घात है वही हमारी बहुपद की घात है। तो हमारे पास एक पद दिया हुआ है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें देखो अधिकतम घात क्या है हमारी, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, अधिकतम घात 3 है तो बहुपद की घात होगी हमारे पास 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बहुपद की घात, यहाँ पर क्या क्या निकल के आएगी, बहुपद की घात 3। इस वाले व्यंजक में देखो 4 - y², यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात यानी चर की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 2। थर्ड पार्ट में देखो 5t - √7, यहाँ पर चर संख्या हमारी 5 ये t है, तो t की अधिकतम घात क्या है, कुछ नहीं है। जब t के ऊपर कुछ नहीं उस लिखा हो किसी चर संख्या के ऊपर, उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी 1। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यानी कोई चर संख्या नहीं है, सिर्फ अचर संख्या दी हुई है। तो जिस के साथ में कोई संख्या नहीं है उस चर बहुपद की घात होती है 0। क्यों, अब देखो क्यों 0 होगी, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके साथ में अगर हम इंटू x की घात 0 कर दें तब भी इसका मान क्या निकल के आएगा, 3 ही निकल के आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 0 लगा दें उसका मान 1 होता है। तो x की घात 0 लिखेंगे तो तब भी इसका मान 1 होगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। यानी अगर कोई इस तरह से अगर कोई संख्या दी हुई है और उसके साथ में कोई चर संख्या नहीं है तो उसकी बहुपद की घात होती है हमारी 0। अब 5वां सवाल, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा था कि जो बहुपद की अधिकतम घात होती है उसके आधार पर हम उनको बांटते हैं। जैसे बहुपद की अगर अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद होगा, अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद होगा और अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद होगा। तो इसमें देखो यहाँ पर है x² प्लस x, तो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। जब 2 है तो किस तरह का होगा ये हमारा बहुपद, द्विघाती बहुपद। बस हमें उसका प्रकार बताना है कि किस प्रकार का हमारा बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद होगा। अब इसमें देखो x - x³, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये कैसा होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। अब देखो इसको, यहाँ पर है y + y² + 4, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये होगा हमारा कैसा, द्विघाती बहुपद। अब इसमें देखो 1 + x, यानी x पे की घात कुछ नहीं है, जब x की घात कुछ नहीं है तो उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। किसी भी चर संख्या के ऊपर अगर कोई घात नहीं लिखी हुई है तो उसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये कैसा बहुपद होगा, जब एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है हमारा, रैखिक बहुपद। नेक्स्ट है 3t, यहाँ पर t के ऊपर कोई घात नहीं लिखी हुई है, तो कैसा, मतलब कोई घात नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1 है। जब एक घात 1 है तो किस प्रकार का बहुपद है हमारा, रैखिक बहुपद। r², या चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। जब 2 है तो किस प्रकार का बहुपद होगा, ये द्विघाती बहुपद। 7x³, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद कहलाएगा,
त्रिघाती बहुपद, यानी कि अधिकतम घात के आधार पर हमने बता दिया कि किस प्रकार का बहुपद होगा। और अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद होगा, 2 है तो द्विघाती बहुपद होगा, 3 घात है त्रिघाती बहुपद होगा। इस तरह से हम उसके प्रकार में उसको बांटते हैं। तो इस तरह से हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 2.1 को फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2.2 को पढ़ेंगे। और 9th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो 9th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो दी हुई हैं। वहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स को आसान शब्दों में मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। और अगर आपको फिर भी किसी सवाल में कोई डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।